प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 9 क्षितिज भाग 1 और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मेघ। सबसे पहले इस कविता का हम लोग वाचन करते हैं कि मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आए में कवि ने वर्षाकालीन समय में घिरने वाले बादलों का सजीव चित्र खींचा। कवि बताना चाहता है कि मेघों के घिरने पर प्रकृति और उसके तमाम उपादान ठीक उसी प्रकार हर्षित हो जाते हैं जैसे कोई शहरी दामाद गांव की ससुराल में आता है तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। कवि आगे बताना चाहता है कि मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के, बादल बहुत बन ठन करके अर्थात सज संवर करके आकाश रूपी ससुराल में आ गए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, उनके स्वागत में पूर्वा हवा आगे आगे नाचती हुई सी चल रही है। जैसे अतिथि के आने पर उल्लास का वातावरण बन जाता है, ठीक उसी प्रकार मेघ रूपी पाहुन के आने पर सभी लोगों ने उल्लसित होकर दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, उल्लसित होकर के अपने दरवाजे और खिड़कियों को खोलने लगे। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, क्योंकि कवि आगे बताना चाहता है कि ये बादल साधारण अतिथि नहीं है बल्कि प्रवासी दूर रहने वाले दामाद की तरह बहुत दिनों बाद आए हैं। शहरी पाहुन के सामने सजे धजे ये बादल बड़े ही सुंदर और सुखद प्रतीत हो रहे हैं। मेघ ठन बन और संवर करके, मेघ सज संवर करके आकाश रूपी ससुराल में दिखाई देने लगे। यहाँ गांव और शहर की तुलना के माध्यम से मेघों के आगमन की विशेषता को कवि ने सूचित किया है। दामाद, क्योंकि दामाद अत्यंत प्रिय संबंधी होता है और गर्मी से व्याकुल प्रकृति और जनजीवन को वर्षाकालीन बादल राहत देते हैं, इसलिए वे भी प्यारे हैं। प्रियता को अधिक बताने के लिए यहाँ बादल की तुलना दामाद से की गई है, क्योंकि जैसे दामाद के आने पर वातावरण प्रसन्नचित हो जाता है, ससुराल पक्ष के लोग प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, ठीक गर्मी से व्याकुल लोग भी बादलों को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने यहाँ बादलों की तुलना दामाद से की है। यहाँ पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, उत्प्रेक्षा अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। कवि ने यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का बड़ा मनोरम प्रयोग किया है। अब हम आगे वाचन करते हैं कि पेड़ झूक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चीतवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के। अब इन पंक्तियों में कवि यह बताना चाहता है कि बादल रूपी दामाद के आने पर प्राकृतिक रूपी सांस और प्राकृतिक उपादान रूपी संबंधी उसका कैसे स्वागत करते हैं। कवि कहता है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ गर्दने उचकाकर मानो बादलों को झांक कर देख रहे हैं। प्रसन्नता की अधिकता की वजह से आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, जैसी हवा चलने लगी ऐसे में धूल रूपी ज्योति अपना उड़ता हुआ घाघरा संभालते हुए लाज के मारे भागती जा रही है। कवि आगे क्या कह रहा है कि बाकी चीतवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। नदी अपनी बाकी आंखों से, अपने तिरछी नेत्रों से प्रियतमा की भांति चोरी चोरी बादलों को देख रही है। जैसे कोई युवती अपने प्रियतमा को
निगाहें झुका करके तिरछी निगाहों के द्वारा देखने का उपक्रम करती है, देखना चाहती है। ठीक यहाँ भी नदी की स्थिति वही है। नदी अपने प्रियतम रूपी बादल को तिरछे नज़रों से देख रही है, लेकिन दूसरी समस्या उसके सामने क्या आई कि घूंघट सरके। ज्यों ही तिरछे नज़र से उस बादल रूपी प्रेमी को देखने का कार्य की, तब तक उसके सर से उसका पल्लू जो है नीचे गिर गया, घूंघट नीचे गिर गया। और इसे जानकर वह सहम सी गई, रुक सी गई। इस तरह सबके मन को लुभाते चुराते बादल प्राकृतिक परिवेश के ऊपर छा गए। कहने का आशय है कि यह है कि समूची प्रकृति प्रसन्नता और उल्लास के वातावरण में घिर गई, वातावरण से युक्त हो गई, क्योंकि मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के, बादल बड़े ही प्रसन्न ठन सज संवर करके आ गए हैं। अब इस कविता में यहाँ प्रकृति के माध्यम से मानवीय क्रियाओं और हाव भाव को बहुत ही सजीव रूप से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने वर्णित किया है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।